अगर हमने अपनी कंपनी कोड के डॉक्यूमेंट्स देखने हो तो उसके लिए टी कोड है FB03। और ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने कंपनी कोड में अभी तक पोस्ट किए हैं, जिनमें यूनिवर्सल के डॉक्यूमेंट है। और ये SA टाइप के अंदर डॉक्यूमेंट है। मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज़ क्लियर है? सब लोगों को आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ओके। तो अभी नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो रहा है अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन के कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स हैं नंबर 1 2 3 4, 4 स्टेप्स कॉन्फ़िगरेशन के। और उससे आगे फिर मीन्स के कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होता है ये कंसल्टेंट लेवल के ये एक्टिविटीज हैं। 4 स्टेप्स, इसके बाद आगे ये यहाँ से ऑनवर्ड यूजर साइड की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट ग्रुप डिफाइन करते हैं। बेसिकली अकाउंट ग्रुप क्या होता है, जैसे हमारी कंपनी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के वेंडर हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के सप्लायर हैं। सप्लायर या वेंडर्स वो लोग होते हैं, वो पार्टीज होती हैं जिनसे हम कुछ परचेज करते हैं, जो हमें कुछ स्टॉक या कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं। वो हमारे सप्लायर्स होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं। SAP के अंदर हम उनके लिए पहले अकाउंट ग्रुप बनाते हैं। लाइक किस किस बेस पे हमारे अकाउंट ग्रुप बनते हैं, कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो कि लोकल के वेंडर्स हो सकते हैं, कुछ फॉरेन के वेंडर्स हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो जितनी टाइप के वेंडर्स होंगे उतने ही हम अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे। यूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ। जी। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ कंसर्न्स भी हैं, जो पहले हमने काम कर लिया उसके रिलेटेड। जी बताएं। अच्छा सर, एक तो मैंने आपको सुबह दो मैसेज भी किए थे, उसमें एक तो था जो रहमान रिक्वेस्ट पहले आती है आपके पास। लेक्चर डिलीवर कर लें, आज का लेक्चर हो जाए तो सेशन के लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सर वो मेरा कंसर्न आपसे ये भी था कि मैं कहता हूँ कि जब तक हमारा ये पहले वाला काम ही नहीं मतलब सबको क्लियर है, तो फिर अगला मॉड्यूल पे जाना नहीं सही अभी। अच्छा, पहले वाला काम में क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब कल यस सर, मैंने। कल मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने कितना काम कर लिया, तो कल तक तो काफी सारे लोगों ने अपना काम स्टार्ट ही नहीं किया था, तो इसमें मिस्टेक किसकी है? जी सर, मैं आपको टेस्ट करने लगा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। सर जब क्लास का हमारा स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी दूसरे या तीसरे लेक्चर में कि हम जो हमारा कोर्स है उसको रियल सिनेरियोज पे लेकर चलते हैं। हम्म। आप एक कोई भी क्लाइंट ले लें, उसकी केस स्टडी ले लें और हमें उसके ऊपर गाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्लाइंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या काम होगा, कंपनी कैसे क्रिएट होगी, कंपनी कोड किस तरह क्रिएट होगा, हम्म। और उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे। ठीक और है। उसमें सर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमने जीएल बनाए हैं, क्या वो फाइनल है कि उसमें कुछ और अमेंडमेंट होनी है अभी? देखिए, जो भी GL बन चुके हैं वो फाइनल है। इसके आगे मजीद GLs क्रिएट होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आगे मॉड्यूल्स कन्फिगर होते जाएंगे, वैसे ही वैसे GLs और क्रिएट होते जाएंगे। और यही प्रोसेस होता है किसी कंपनी में। SAP को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो यही प्रोसेस प्रोसेस होता है। हम पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अकाउंट पेबल का मॉड्यूल, अकाउंट्स रिसीवेबल का मॉड्यूल, इस तरह 1 बाय 1 सारे मॉड्यूल्स को कन्फिगर करते जाते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी GLs हैं उनको साथ साथ क्रिएट करते जाते हैं। ये तो सर रियल सिनेरियोज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मैंने एक कंपनी कोड बनाया था, ये रियल सिनेरियोज के अंदर ही बनाया है। इसी को अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सर वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मतलब एक वो सर्विस बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और उसमें आप रियल सिनेरियोज को ना लेकर चलें। आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लें जो आपके क्लाइंट्स हो, या फिर अगर आपको कोई डाटा वगैरह रिक्वायर्ड है तो आप उसको प्लीज़ अरेंज करें। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी था कि अगर हमने मल्टीपल जीएल ओपन करने हैं तो वो क्या एक एक करके ऐसे मैनुअल ही ओपन करने पड़ेंगे, या फिर जैसे हमारे पास मैनुअल B1 के लिए एक टूल मैनुअल होता है? मैनुअल ओपन नहीं कर रहे। मैनुअल ओपन नहीं कर रहे। देखिए, GLs की क्रिएशन होती है दो तरह से। अब्दुलरहमान, GL की क्रिएशन होती है दो तरह से। एक होता है कि अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से डाटा उठा के बल्क के अंदर SAP के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हम अपलोड चलाते हैं। और अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन नई बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करें किसी कंपनी के अंदर, SAP को बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, तो उसमें 1 बाय 1 आप GL क्रिएट करते हैं। दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो इनिशियल में कर रहे हैं, मीन्स कि हम नई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, नई कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे, हम नया क्रिएट कर रहे हैं, सारा सेटअप नया क्रिएट करें, तो इस वजह से हम एक एक करके क्रिएट करें। और दूसरी ये चीज होती है कि अगर मैं बल्क के अंदर 100 GLs क्रिएट कर दूं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कौन कौन सा GL क्रिएट हो गया और कौन कौन सा रह गया। अभी तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन के कोई चंद एक स्टेप परफॉर्म किए हैं, तो वो आपसे आपको समझ नहीं आ पा रहे और आपसे आपका काम पेंडिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर
सजेशन आपसे, वो फर्स्ट वीक का डाटा जो है, फर्स्ट वीक का काम ही नहीं हो पा रहा, जिसके अंदर मेरे ख्याल से अभी मैंने 5 6 या ऑलमोस्ट 10 GLs भी क्रिएट नहीं किए। 10 GLs भी अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की, और वो आपसे कवर नहीं हो पा रहा। अगर मैं बल्क के अंदर डाटा लेके आऊंगा, 100 500 GLs क्रिएट करूंगा, तो आप किस तरीके से एब्जॉर्व करेंगे? एक चीज, और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको जब इनिशियल में आपने ये क्वेश्चन किया था, तो उसका मैंने रिप्लाई किया था कि ये जो चीजें अगर आप कहते हैं ना कि हम किसी क्लाइंट का डाटा उठा के लिए, क्लाइंट का डाटा तो फिर उठा के लेंगे, उसमें 1000 या 800 या 700 GLs हैं, बल्कि में आप क्रिएट कर देंगे, तो आपको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि किस जीएल के अंदर क्या कैटेगराइजेशन हमने की, किस जीएल के अंदर हमने क्या क्या सेटिंग की, कौन सा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट वेंडर का है, कौन सा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट क्रिएटर कस्टमर का है, कौन सा एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिकन अकाउंट बनाया हुआ, कौन सा लायबिलिटी का अकाउंट है, और टैक्स के अकॉर्डिंगली हमने कौन सी जीएल्स डिफाइन की, उनके अंदर क्या क्या सेटिंग की है। अगर हम बल्क के अंदर बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या अंदर हो गया है। एक एक चीज को डिफाइन करने का या सिखाने का मकसद ये होता है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता चल जाए कि कौन सा जीएल किस कैटेगरी का, किस नेचर का, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ठीक है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। अगर आपको बल्क में डाटा चाहिए, बल्क में हो जाए, उसको अपलोड कर देंगे, बट अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप नहीं होगी आपकी। और जहां तक बात है कि कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके आए, प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए मैंने आपको आंसर किया था कि जब तक आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आप कभी भी किसी बड़े क्लाइंट या छोटे क्लाइंट को भी बल्क में या उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग बल्क में डाटा लेना चाहते हैं, किसी एग्जिस्टिंग डाटा या एग्जिस्टिंग क्लाइंट का डाटा उठा के पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे बाकी सब लोग भी थोड़ा सा इस पे अपना रिप्लाई करें, इनपुट दें कि क्या जो अब्दुल रहमान बात कर रहे हैं, आप लोग इससे एग्री हैं सब लोग? सर मैं एक एडिशन करना चाहूँगा, प्लीज़ आप एक जरा मिनट सुन खामोश हैं लीजिएगा। अब्दुल रहमान, प्लीज बाकियों को जरा बोलें। जी, जो प्रोसेस मैं लेके चल रहा हूँ, इस तरह से अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, बाकी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो हम एक बल्क में डाटा उठाते हैं किसी क्लाइंट का, बल्क में अपलोड करते हैं, बल्क में पेस्ट करते हैं। और आपको ये मीन्स कि अभी तो मैं एक अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना चाह रहा हूँ वेंडर का, उसमें मैं 15 अकाउंट इकट्ठे ही डिफाइन कर दूंगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि 15 अकाउंट की बैकएंड पे क्या क्या सेटिंग हुई है। ठीक है, वो तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। मैं तो उठा के अपलोड करके आपको दे दूंगा, आप लोग काम करते रह जाएंगे। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमारा कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी का, किस नेचर का, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग हुई है। ठीक है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोगों का रिप्लाई चाहिए मुझे। जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं काइंडली शेयर कीजिए। जी अब्दुल रहमान, अभी तक 4 लोगों के रिप्लाई हैं, बाकी लोग भी काइंडली मुझे रिप्लाई करें। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली तो जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। सर लेकिन मैं एक चीज़ अब्दुल रहमान, क्लियर अब्दुल करना रहमान, आपके चाहूँगा। लिए ना, मैं आपके लिए मैं डाटा अरेंज कर लूँ, कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर मीन्स के बल्क के अंदर इसको लेके चलना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसको ले लीजिएगा, मैं आपको डाटा शेयर कर दूंगा। आप बल्क के अंदर इसको अपलोड करें। अभी मैं अकाउंट ग्रुप डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 15 अकाउंट ग्रुप्स दूंगा, तो आपने 15 अकाउंट ग्रुप्स वेंडर के क्रिएट करने, और उनके हर ग्रुप के अंदर 100 वेंडर्स जो है वो आपने क्रिएट करना। ये एक्चुअल सिनेरियो है, ये रियलिटी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, एक पार्टी के अंदर, कस्टमर के अंदर 1000 या 1500 कस्टमर वेंडर्स होते हैं, तो 1500 वेंडर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको डाटा शेयर कर दूँ। बाकी ये कि बाकी लोगों की सजेशन मुझे मिल चुकी है, मुझे उनको जरा थोड़ा सा टॉपिक को कवर करने दें। बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं इंशाल्लाह पूरी कर दूंगा। सर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, एक मिनट बात सुन लीजिएगा। प्लीज, जी प्लीज बोलिए। जी सर, पहली बात तो ये, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाएं और अपना जो भी आपका फ्लो है आप उसे छोड़ दें। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें दोनों चीज़ों पे गाइड करें। आप पहले बेसिक भी समझाएं, और उसके बाद अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो तो मेरे आप प्यारे उसके भाई, ऊपर मैं भी आपको हमें यही तो गाइडेंस दें। समझा रहा हूँ। मैं अभी आपको तो बेसिक ही तो बता रहा हूँ। मैं आप यही देखें, आपने फर्स्ट ये क्वेश्चन किया, मैंने उसका रिप्लाई किया कि पहले बेसिक्स को समझ लें, बाद में आप जिस तरह चाहेंगे डाटा बल्क में उठा के मैं दे दूंगा, आप उसको जो है बल्क में क्रिएट करते हैं, ये नो प्रॉब्लम। पहले बेसिक्स को तो समझ लें यार, बेसिक की समझ नहीं आ रही अकाउंट ग्रुप डिफाइन कैसे होगा। तो आप देखिए, अगर आपको वेंडर के अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करने का टी कोड ही नहीं पता या प्रोसेस ही नहीं पता, तो आपके सामने 10,000 अकाउंट ग्रुप पड़ा होगा, आप कैसे क्रिएट करेंगे? आपसे तो एक भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं पता। हमने बिजनेस प्रोसेस नहीं समझा, वेंडर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन कैसे होगा उस प्रोसेस को नहीं समझा हमने।
ठीक है, उसको समझ लें। उसके बाद आपके पास टाइम है, आप जितना मर्जी करें। पहले एक्चुअली हम अपना कंटेंट कवर करें, अपना कोर्स कवर करें, अपनी ट्रेनिंग के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको चीज़ों को कवर करें। उसके बाद आप इसको जितना मर्जी प्रैक्टिस करें, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके, तो अभी हम एक मॉड्यूल कवर कर चुके हैं। देखिए, जब मैं चीज़ करवा रहा होता हूँ उसके अंदर मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, सब लोगों से पूछता हूँ कि कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे पूछ लें, मेरा नंबर अवेलेबल है आप लोगों के पास। ठीक है, आज अब्दुल रहमान, आज आपने मुझसे वो चीज़ें पूछी जो कि मैंने सबसे वो पहले सामने से जाके ले लो। सिस्टम अवेल जिस दिन आप लोगों को सर्वर मिला है उस दिन जो सबसे पहले आप लोगों ने काम किया, सॉरी, मैंने काम करके आपको दिया, आज आप मुझसे वो चीज़ें पूछ रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, मीन्स कि ये चीज़ें तो आपको साथ साथ कवर करनी चाहिए ना। कंपनी कोड की क्रिएशन पूछ रहे हैं आप, वो आज पूछ रहे हैं जबकि 2 वीक्स हमारे हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कम से कम कर लेनी चाहिए थी। तो इस तरह तो अगर आप एक मीन्स के वीक का काम भी साथ साथ नहीं कर पा रहे तो फिर आप पूरा बल्क में डाटा कैसे लेके आए, उसको कंप्लीट करेंगे। एनीवेज। सर वो जी। मैं आपको बता दूं सर, लास्ट वीक हमें असेस मिल चुकी थी, लेकिन चूंकि आपको पता है हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, तो फॉर्म का भी हमारे पास उसका काम का लोड होता है। तो इसलिए ये वाला वीक बहुत ज़्यादा बिजी था हमारा। तो मोस्टली बच्चों ने, उनकी भी कोई रीज़न होगी जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया। तो मैं बस आपसे यही, डिबेट मेरी आपसे कोई भी नहीं है, मैं बस आपको बस यही कह रहा था कि अगर आप बेसिक लेके जा रही हैं तो हम भी आप बेसिक पहले सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं बस एक मेरा ये कंसर्न था कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक पूरा सिनेरियो गो थ्रू दोबारा करेंगे, या फिर वो हम ही कर रहे होंगे कि आपने बल्क कैसे करना है, या फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखिए अब्दुल रहमान, आपने अभी जो सेंटेंस बोला इसके अंदर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया, एट द एंड ऑफ द सेशन। तो मैंने भी आपसे आज के सेशन के स्टार्ट में यही बात की थी कि पहले हमें कोर्स कवर करने दें, एंड के ऊपर हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप कह रहे कि जी अभी तो ये बात करना बनता ही नहीं है आपका, जब एक दफा आपको आंसर मिल गया लास्ट क्लास के अंदर। अब दोबारा आप वही बात इनिशियल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि जी जो है ये सारी चीजें हमें जो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियोज में होते हैं हमें वो चीजें चाहिए। और वो आप खुद ही कह रहे हैं कि वो एट द एंड ऑफ द सेशन। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि पहले चीज़ों को समझ लें, सीख लें, उसके बाद एंड पे जितना डाटा कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप उसमें जितनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे कर लें। अच्छा, अभी अकाउंट्स पेएबल का मॉड्यूल है, अपनी अटेंडेंस सब लोग शेयर कर दीजिएगा काइंडली। अकाउंट्स पेएबल के मॉड्यूल के अंदर जो बेसिकली वेंडर होते हैं हमारे या सप्लायर्स होते हैं, ये वो पार्टीज होती हैं जिनसे हम कुछ स्टॉक परचेज करते हैं, जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं। अब सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विसेज भी हो सकती हैं और सिक्योरिटी सर्विसेज भी हो सकती हैं, या हम कोई स्टॉक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या हमारा कोई ऐसा पार्टी है जिनसे हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, वो भी हमारा वेंडर हो सकता है कि हमने उसको रेंट पे करना है मंथली बेसिस पे, वो भी हमारा रेंट वेंडर हो सकता है। तो लाइक रेंट के वेंडर्स अलग होंगे, उनका एक ग्रुप बना देंगे। फॉरेन के वेंडर्स अलग होंगे, जो बाहर हमारी दूसरी कंट्री के अंदर वेंडर हैं उनके अलग वेंडर होंगे, उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे। एक लोकल के वेंडर हमारे अलग होंगे जिनसे हम स्टॉक ले रहे हैं, एक अलग होंगे जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं। तो जितनी टाइप के वेंडर्स हमारी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे उतनी ही टाइप्स के हम ग्रुप डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी अ, जाहिर है मैं तो अभी एक ग्रुप डिफाइन करके आपको प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद आप इसमें 5 ग्रुप्स बना लें, 10 ग्रुप्स बना लें, 20 बना लें, जितने भी बना लें, प्रोसेस वही होगा। हमने बिजनेस प्रोसेस को समझना है कि किस तरह से ग्रुप डिफाइन होता है, किस तरह से नंबर रेंज डिफाइन होती है, किस तरह से ग्रुप के साथ नंबर रेंज को लिंक करते हैं, और किस तरह से हम उसका वेंडर का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप डिफाइन करने का टी कोड है OBD3। अब मैं टी कोड यूज कर रहा हूँ OBD3, एंटर किया, OBD3। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं, डिफरेंट लोगों ने बनाए हैं, कुछ हमने बनाए, कुछ और लोगों यूजर्स ने बनाए हुए हैं, जैसे आप लोग भी सब लोग इसमें अपने ग्रुप बना सकते हैं। हमने न्यू एंट्री भी आना है क्योंकि मैं एक नया ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हम जो ग्रुप बना रहे हैं उसका कोड क्या रखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रखेंगे। तो SAP के अंदर अकाउंट ग्रुप, वेंडर का अकाउंट अकाउंट ग्रुप डिफाइन करने की जो लिमिट है वो 4 कैरेक्टर्स तक आप उसका कोड रख सकते हैं। जैसे मेरा UAF1 मेरा कंपनी कोड है, मैं फर्स्ट 2 लेटर्स अपनी कंपनी कोड के ले रहा हूँ, और लास्ट के 2 लेटर्स मैं वेंडर की कैटेगरी के ले रहा हूँ। लोकल वेंडर को मैंने लोकल वेंडर के लिए मैंने जो लेटर्स यूज किए हैं वो LV की हैं, मीन्स के लोकल वेंडर। कि UA कंपनी कोड के लिए, UAF1 कंपनी कोड के लिए LV लोकल वेंडर का ये ग्रुप डिफाइन हो रहा है, इसका मैंने ये कोड रख लिया है।
ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ। न्यू एंट्री पे आते हैं और यहाँ पे कोड आएगा UALB। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मीन्स कि मेरा जो अकाउंट ग्रुप है उसका नाम मैं क्या रखूंगा। मैं लोकल का वेंडर बना रहा हूँ, तो लोकल वेंडर फॉर UAF1। अब ये UAF1 क्या है, मेरा कंपनी कोड है। मैंने कंपनी कोड का जो सबसे पहला जो स्टेप परफॉर्म किया था वो कंपनी कोड का था। उसका कोड मैंने ये रखा था UAF1, और उसके अंदर मेरा ये ग्रुप बन रहा है जो कि लोकल वेंडर्स का। एंटर करेंगे, सेव करेंगे। इतना सा काम है। ग्रुप डिफाइन करने में कोई टेक्निकल चीज नहीं है, एक जस्ट कोड मेंटेन करना। हमने कोड मेंटेन हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, इसकी रिपीट कर देता हूँ। हम दो ग्रुप भी बना सकते हैं, तीन ग्रुप भी बना सकते हैं, जितनी कैटेगरी के वेंडर हमारे हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे होंगे। एक ग्रुप मैंने बना लिया लोकल वेंडर के लिए। अब उसके लिए एक नंबर रेंज बनाएंगे। नंबर रेंज क्यों बनाएंगे? देखिए, जब हमारे कंपनी के अंदर लोकल वेंडर के ग्रुप के अंदर 5, 10, 20, 100 वेंडर्स होंगे, तो जाहिर है हर एक का कोड होगा, हर एक का नंबर होगा। तो हमें हर एक का नंबर अलग अलग असाइन करना है। तो अब यहाँ पे सिस्टम कहता है एसएपी कि आप एक नंबर रेंज बनाएं, या नंबर रेंज पहले से पड़ी होती हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर लें। आप नंबर रेंज को एक सिलेक्ट करें और उसको अपने ग्रुप के साथ असाइन कर दें, लिंक कर दें। फिर आप जब भी उस ग्रुप को यूज करते हुए वेंडर का अकाउंट बनाने जाएंगे, जैसे हम बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने जाते हैं, करंट अकाउंट्स की अलग सीरीज होती है, सेविंग अकाउंट वालों की अलग सीरीज होती है। करंट अकाउंट के जो लोग हैं उनकी डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट अकाउंट नंबर से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जो सेविंग अकाउंट वाले क्लाइंट होते हैं उनके नंबर जो है वो डिफरेंट डिजिट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए, ताकि दोनों ग्रुप्स को कैटेगराइज कर सकें। बैंक की एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो लोग जैसे करंट अकाउंट्स होते हैं कुछ लोगों के, कुछ सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो ये दो अकाउंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग अकाउंट ग्रुप्स हैं, दोनों की अलग अलग नेचर है। अब करंट अकाउंट्स के जो क्लाइंट्स हैं उनके जो डिजिट स्टार्ट होंगे, हो सकता है वो 5 से स्टार्ट हो रहे हो या 4 से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, लेकिन सेविंग के अकाउंट की जो है डिजिट्स वो किसी और नंबर से स्टार्ट हो रहे होंगे, ताकि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जा सके। अगर दोनों एक ही डिजिट से स्टार्ट हो रहे होंगे, दोनों के अकाउंट 4 से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो ना बैंक की एम्प्लॉय को, बैंक की जो वहां पे यूजर काम करे उनको पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट सेविंग का है और कौन सा करंट अकाउंट है, और इस तरह वो कंफ्यूज रहेंगे। तो इस तरह से चीजों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए एसएपी भी उसी रूल पे बेस पे काम करता है कि हर ग्रुप का अलग अलग कोड होना चाहिए, अलग डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एसएपी कहता है एक नंबर रेंज डिफाइन करें। उसका टी कोड है XKN1। और सेंटर वाला बटन क्लिक करेंगे, इंटरवल। इसमें बहुत सारी रेंजेस आपके सामने पड़ी हुई हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये लास्ट का जो कॉलम है NR स्टेटस, ये इसमें हमने देखना जो फ्री रेंज में पड़े हुए जीरो के साथ, यानी कि जो जीरो में पड़े वो हम यूज कर सकते हैं। और अगर कोई जीरो में नहीं पड़े तो हम नया बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बनाई है, तो मैं किसी एग्जिस्टिंग नंबर रेंज को मिनिमाइज करके अपनी रेंज बनाऊंगा। जैसे कि मैं आपको एक नई रेंज बनाने का तरीका दिखाता हूँ, बताता हूँ। अभी अगर हम इसको ले लेते हैं, पहले मैं इसको, इसका तरीका क्या है, इसको आप एक्सेल में लेके आए। ठीक है, और यहाँ पे इसकी रेंज को आप करें। अब इसके अंदर कितने वेंडर की रेंज है, यानी कि कितने कैपेसिटी, कितने वेंडर्स क्रिएट हो सकते हैं, मैं इसको अभी करके देख लेता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा रेंज है, ऑलमोस्ट ये मिलियंस में आ जाती है, ऑलमोस्ट 8 मिलियंस में आ जाती है। तो बहुत ज्यादा रेंज। अब मैं करूंगा क्या है, एक तो इसकी रेंज को कम करूंगा, रिड्यूस करूंगा। किस तरह से कम होगी, लेट मी चेक। इसकी रेंज अगर सपोज मैं 10,000 कर देता हूँ, तो ये 10,000 तक मेरे, या 10,000 की जगह अगर हम यहाँ पे एक जीरो और कम करते हैं, 1,000, मेरे मैंने इसकी रेंज को रिड्यूस कर दिया, 1,000 तक लिमिट, इसको मिनिमाइज कर दिया। कि इस ग्रुप के अंदर पहले 8 मिलियन तक वेंडर की कोड क्रिएट होने की कैपेसिटी थी, अब मैंने इसको कम कर दिया। लेकिन इसके अंदर से मैं अपनी रेंज बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, दिस +1। अब इससे एक नंबर आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप 500 की रेंज रख लें या 1,000 की रख लें, जितनी भी आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं।
अब हर डिजिट का एक कोड होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका है एक्स जी एक्स कोड है इसका। बाकी के भी हम सारों के कोड्स बनाएंगे, लेकिन वो कोड पहले से एग्जिस्ट नहीं करते होने चाहिए। जैसे हमारा कंपनी कोड यू से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यू से रिलेटेड देख लेता हूँ, अगर कोई पहले से कोड पड़े हुए यू से। यू के अंदर सिर्फ आर का पड़ा यू आर। अब U1 से लेके U9 तक हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं यू यू को ही यूज कर लेता हूँ। U1, U2, U3, U4, U5। ठीक है, 5 तक डिफाइन कर लेते हैं। और इसकी लास्ट की रेंज जो है वो मैं यही वाली उठा लूँ। ठीक है, आगे फ्यूचर में भी मुझे अगर कभी क्रिएट करने होंगे तो इस रेंज के अंदर से मैं इसको मिनिमाइज करके, मीन्स कि इसको मैंने दोबारा लास्ट वाला डिजिट असाइन कर दिया, इसके अंदर से मैं रिड्यूस करके उसको अपनी नई रेंज भी बना सकूँ। तो पहले तो इसकी रेंज को कम कर दें। अब देखें, ये टेक्निकल सी चीजें, अगर आपको इन चीजों का नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कभी भी बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकेंगे। तो इन चीजों को समझना सीखना जरूरी है। अब नई रेंज ऐड करने के लिए क्या तरीका होता है? प्लस का साइन क्लिक करेंगे। अब ये लाइंस आप देखेंगे टॉप पे जाके, वहां पे लाइंस, नई लाइंस ऐड हो चुकी होंगी। ठीक है, अब ये 3 लाइंस हैं, अभी हम 3 लाइंस इधर से उठाते हैं। पूरे प्रोसेस की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये सबसे लास्ट की जो रेंज थी उसको आप देख लें, उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, उसकी रेंज कम कर दी। ठीक है, अब मैं नई रेंज बनाना चाह रहा हूँ। मैं एक एक करके कर देता हूँ। प्लस का साइन क्लिक किया, U1 का कोड एंटर किया, और U1 की रेंज जो है वो मैं क्या रख रहा हूँ, ये सबसे पहले वाली रख रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करें, इसको उठाया, इधर पेस्ट किया और सेव कर दिया। इसी तरह दोबारा प्लस का साइन क्लिक किया, फिर 2 दफा किया। अब ये रेंज उठाएंगे। XKN1 में वापस आते हैं। ये नंबर रेंजेस आपकी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ओवरलैप से मुराद के जो एग्जिस्टिंग रेंज है उसके अंदर से नहीं होनी चाहिए, उसमें से, उससे अलग होनी चाहिए। अब ये हमने इसको रिड्यूस किया, इसको आप चेक कर लें, ये हमारी रिड्यूस होगी। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, U1 की नंबर रेंज ऐड होगी। इसके बाद एक और लाइन ऐड करते हैं। इसको भी सेव किया। अब एक रेंज और ऐड करते हैं, सबसे लास्ट वाली। इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट किया। अब इसको सेव करना। अब ये जो U1 2 3 4 5 मैंने डिफाइन किए हैं, ये नीचे आके देखेंगे यहाँ पे ऐड हो चुके होंगे। ये देखिए ऐड हो गई, U2, U3, U4 एंड U5।
और ये जीरो स्टेटस बता रहा है कि अभी ये नंबर रेंजेस फ्री हैं, आप इनमें से इन रेंजेस में से कोई भी रेंज को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इसमें से सपोज मैं यूज कर लेता हूँ U2 को। ठीक है, U2 को मैं यूज करूंगा और इसको भी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ अपने पास। ये सेकंड स्टेप था नंबर रेंज का, इसमें मैंने U2 को नोट कर लिया। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, हम नंबर रेंज को और अकाउंट ग्रुप को आपस में लिंक करेंगे। जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कर दें। मेरी व्हाट्सएप नंबर पे अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो मुझे बता दें। आज स्ट्रेंथ तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे, तो अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कीजिए। थर्ड स्टेप में आके हम UAF UALV को असाइन करेंगे किसके साथ, इस नंबर रेंज के साथ जो कि U2 है। ये किस कोड में करेंगे, OBAS में। यहां से वापस आ जाए, OBAS। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ग्रुप का है, लास्ट कॉलम नंबर रेंज का है, हमें अपने ग्रुप को फाइंड करना है। मेरा ग्रुप क्या था जो मैं अभी डिफाइन किया है, UALV। ठीक है, ये मैंने ग्रुप अभी बनाया है, इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो ये देखिए मेरा ग्रुप आ गया, इसका नाम और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, लोकल वेंडर फॉर UAF1। इसके सामने ये नंबर रेंज की फील्ड ब्लैंक है। मैंने अपनी नंबर रेंज कौन सी बनाई थी, U2 को मैंने यहाँ पे टाइप किया और सेव कर दी। अब ये क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर जब भी कोई वेंडर क्रिएट होगा उसको जो नंबर असाइन होगा वो किस रेंज में से होगा, वो इस रेंज में से होगा, U2 की रेंज में से, इसमें से। ठीक है, पहला वेंडर का ये कोड असाइन होगा, इसके बाद फिर 00 आगे 1 2 3 4 एंड आगे चलता जाएगा। तो ये रेंज का मकसद होता है। इसके बाद एक टॉलरेंस ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी वेंडर या कस्टमर को आपने पेमेंट करनी होती है या पेमेंट कस्टमर से रिसीव करनी होती है तो एक टॉलरेंस ग्रुप सिस्टम के अंदर हम क्रिएट करते हैं। उस टॉलरेंस ग्रुप के थ्रू सिस्टम हमें पेमेंट के लिए अलाउ करता है। वो OBA3 के टी कोड पे हम टॉलरेंस ग्रुप असाइन करते हैं, OBA3 में। जी मैं ये शीट भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आज एक्सेल शीट भी शेयर हो जाएगी। OBA3 न्यू एंट्री पे आएंगे। ये कंपनी कोड है, मेरा कंपनी कोड है UAF1। जाहिर है कंपनी कोड हम किसी ना किसी सॉरी, जो टॉलरेंस ग्रुप है किसी ना किसी कंपनी कोड के अंडर क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा कंपनी कोड है, इसके अंदर टॉलरेंस ग्रुप का मैं कोड रख रहा हूँ UA01। ये सपोज कर लिया मैंने, आप कोई और भी रख सकते हैं, 02 रख लें, कोई मसला नहीं, 02 रख लें। और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, टॉलरेंस ग्रुप फॉर कस्टमर एंड वेंडर। ये होता है अगर कभी सिस्टम के अंदर पेमेंट करते हुए आपकी लाइन आइटम के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो सिस्टम आपको अलाउ करता है। डिफरेंस कितना हो सकता है, कोई भी मिनिमम वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, 200 2% 200। ठीक है, ये गेन के केस में अगर गेन होता है या लॉस के केस में अमाउंट के अंदर या परसेंटेज के अंदर एक आप मिनिमम सी वैल्यू कोई भी एंटर कर देते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे ये टॉलरेंस ग्रुप को डिफाइन करना है, क्योंकि इस टॉलरेंस ग्रुप को हम आगे वेंडर और कस्टमर के मास्टर डाटा के अंदर असाइन करेंगे, जिसकी वजह से सिस्टम हमें पेमेंट के लिए अलाउ करेगी। तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन के 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप में मैंने अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया लोकल वेंडर के लिए, कि मेरे लोकल वेंडर के अंदर कुछ हमारे वेंडर्स हैं जिनको हमने जिनके अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक के अंदर करंट अकाउंट की एक कैटेगरी है, उसके अंदर एक ग्रुप बना लिया उन्होंने कि इसके अंदर हमारे कुछ काफ़ी सारे कस्टमर हैं जिनके हमने जिनके अंदर हमने जिनके करंट अकाउंट क्रिएट करने हैं, करंट अकाउंट सिस्टम के अंदर ओपन करने हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमने एक लोकल वेंडर का एक ग्रुप बना लिया, उस लोकल वेंडर के अंदर हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो लोकल पाकिस्तान बेस हैं, उनके हमने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। फिर हमने कहा है कि उनकी ज़ाहिर है हर अकाउंट वेंडर का एक अकाउंट नंबर होगा, उसका एक कोड होगा। उस कोड को बनाने के लिए, कोड को असाइन करने के लिए हम एक नंबर रेंज क्रिएट करते हैं जो कि XKN1 की टी कोड में करते हैं। फिर ग्रुप के साथ उस नंबर रेंज को असाइन भी करते हैं ताकि जब हम वेंडर के अकाउंट ग्रुप के अंदर कोई भी वेंडर का कोड क्रिएट करेंगे तो सिस्टम उसको एक नंबर असाइन कर देगा। फिर टॉरस ग्रुप डिफाइन किया कि अगर कभी वेंडर के पेमेंट के टाइम कोई डिफरेंस अराइज होता है तो सिस्टम हमें पेमेंट के लिए अलाउ कर दे, सिस्टम हमें कोई एरर ना दे। ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो फिफ्थ स्टेप है ये है
यूजर साइड का। अब वेंडर का अकाउंट बनने लगा है, जैसे बैंक के अंदर किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन होता है, बिल्कुल वैसे ही। उसके अंदर हम उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, कुछ जो है उसका इन्फॉर्मेशन डाटा मेंटेन करेंगे, एड्रेस वगैरह मेंटेन करेंगे, उसका नाम रखेंगे, उसकी कैटेगरीज डिफाइन करने के बाद उसको सेव करेंगे। तो अब हम वेंडर का अकाउंट ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उससे पहले FS00 की टी कोड में, जैसे कि मैंने आज के सेशन में स्टार्ट भी किया था, अब्दुल रहमान के क्वेश्चन के आंसर में मैंने बोला था कि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो जीएल्स क्रिएट हो गए, ये हमारे यही फाइनल नहीं है, अभी तो हमारे बहुत सारे जीएल्स क्रिएट होने विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिसमें से ये वेंडर का रिकॉन हमने पहले से बनाया हुआ। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये सेटिंग होती है जो कि नॉर्मल जीएल में नहीं होती, हालांकि हर जीएल के अंदर ये चीज़ नहीं लगती। तो इन चीज़ों की सेटिंग तो या अंडरस्टैंडिंग तो आपको तभी होगी जब आप एक एक चीज़ को क्रिएट करेंगे। अगर मैं बल्क में जीएल्स क्रिएट कर दूंगा तो आपको कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि किसके अंदर वेंडर का चेक लगेगा, इसमें किस में कस्टमर का लगेगा, किस में एसेट का लगेगा। तो ये रिकॉन अकाउंट हमारा भी वहां पे यूज होगा। ओके। अब टी कोड है FK01, यहाँ पे हम वेंडर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, एंटर किया। तो वेंडर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे वेंडर का ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब मुझे जरा बताइएगा, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि मैंने अभी वेंडर का एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया, उसका कोड मैंने क्या रखा। चैट बॉक्स में मुझे जरा टाइप करके बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जी, और कोई बताना चाहेगा। मैंने ग्रुप डिफाइन किया था UALB, यहाँ पे आप देख सकते हैं UALB, ठीक है। अब वो ग्रुप हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे ये फाइंड के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें, UALB, इसको टाइप किया और फाइंड किया। तो ये देखें UALB का ग्रुप आ गया और उसके साथ U2 की नंबरेज असाइंड है, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकल वेंडर फॉर UAF1। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरा वेंडर का ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अब एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले वेंडर जो हमारा क्रिएट हो रहा है उसका हम कंपनी टाइटल बताएंगे कि हमारा वेंडर जो है उसका टाइटल क्या है। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इस नेम से मैंने एक वेंडर का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर। और ये सर्च टर्म के बारे में आपने पूछा था अब्दुल रहमान की। सर्च टर्म ये होती है कि अगर आप जब भी वेंडर को सर्च करें, कस्टमर को सर्च करें, या आप अपनी कंपनी कोड को सर्च करें, तो कौन सी ऐसा की पॉइंट है जिसको आपने सर्च टर्म के अंदर मेंटेन किया है, जिसकी बेस पे आप उसको डाटा सर्च कर सकते हैं। ये सर्च टर्म का मकसद ये होता है। जी, नमाज के लिए इंशाल्लाह 2-3 मिनट में ब्रेक कर देते हैं। ये अकाउंट क्रिएट हो जाए बस, अभी 2-3 मिनट में हो जाएगा। ये कोई भी एड्रेस में इसका, यहाँ पे अपना वेंडर का एड्रेस मेंटेन कर रहा हूँ, एंटर करते जाएंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आते जाएंगे। यहाँ पे ये मीन्स की इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको मेंटेन करना चाहिए कर लें, अगर नहीं करना चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का फील्ड है, रिकॉन अकाउंट। यहाँ पे आप वही असाइन जीएल असाइन करेंगे जो हमने अभी मैंने आपको रिकॉन अकाउंट दिखाया वेंडर के लिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीएल सिस्टम दिखाएगा। अब यहाँ पे ये जीएल सिस्टम मुझे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वेंडर का चेक लगाया था। अब मैं आपको जरा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अगर FS00 के अंदर मैं इस जीएल के अंदर ये चेक ना लगाता, वेंडर रिकॉन्सिलेशन के अकाउंट के अंदर मैं चेंज मोड में लाके इसका चेक मैं चेंज कर देता हूँ, इसको नॉर्मल जीएल बना देता हूँ। ठीक है, मैंने वेंडर का चेक हटा दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं उधर जाके वेंडर को दोबारा सर्च करता हूँ, या फिर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आ रहा है, नहीं आ रहा, सिस्टम मैसेज दे रहा है नो एंट्री ऑप्शन अवेलेबल, कि यहाँ पे कोई भी वेंडर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उस जीएल को मैंने वेंडर के लिए कंट्रोल अकाउंट लगाया ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं दोबारा लगा रहा हूँ, वेंडर का चेक लगाया और सेव कर दिया। अब जाके वापस दोबारा चेक करते हैं,